नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसी टॉपिक से हमको मिलेगा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये भी हमको इसी टॉपिक से मिल रहा है। अब सबसे पहले क्या लिखा है आपको ध्यान नहीं देना। सबसे पहले ये स्लिट वाली अरेंजमेंट समझो। ये एक सिंगल सोर्स से हमने ये दो सोर्स बनाए बाय स्प्लिटिंग मेथड। ये दोनों सोर्स एक सिंगल सोर्स से ही बनाए गए हैं, जैसा मैंने आपको इंटरफेरेंस के शुरुआत में जहां यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया वहीं पर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था, वहां से आपको ये समझ में। अब देखो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से एमिट हो रही है, तो यहाँ से जब रेज निकलेंगी तो वह रे अगर हम पॉइंट सी लेते हैं, ऐसा पॉइंट सी ले रहे हैं इस स्क्रीन पर, दिस इज स्क्रीन, यहाँ पर यह समझ में आना चाहिए कि दिस इज स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पर हम एक पॉइंट सी लिए, पॉइंट सी ऐसा लिए बिल्कुल मिड में कि S1C इक्वल टू S2C। S1 एंड S2 आर द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये बात हो गई, मैंने बता भी दिया। सिंस S1C इक्वल टू S2C, देयरफॉर यहाँ पर अगर यहाँ से आने वाली वेव और यहाँ से आने वाली वेव दोनों एक दिए गए टाइम में बराबर पाथ कवर करते हैं, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में पाथ का कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब पाथ का डिफरेंस नहीं है तो आपको पता है फेज का भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, या फेज का कांस्टेंट डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन पाथ का कोई भी डिफरेंस इस जगह पर नहीं है। चलो अब बात करते हैं, अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा, इस जगह पर मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा का मतलब हो गया मैक्सिमम ब्राइटनेस, या आप कहेंगे ब्राइट पॉइंट। मिनिमा मीन्स डार्क पॉइंट। तो इस जगह पर हमको सेंटर पर सी पर एक मैक्सिमम ही मिलेगा, एक ब्राइट पॉइंट ही मिलेगा। इस ब्राइट पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, या प्रिंसिपल मैक्सिमा भी इसको कहा जाता है। प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, ये पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि इसी स्क्रीन पर यहाँ तो यह हमको मिला कि इस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा मिली। अब यहाँ से x डिस्टेंस पर हम एक दूसरा पॉइंट ले लिए P। अब इस जगह पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, किस कंडीशन में मैक्सिमा होगा, किस कंडीशन में मिनिमा होगा, या किन किन पोजीशंस पर सेंटर से कितनी कितनी दूर पर हम जाएं तो हमको क्या क्या मिलेगा, कब कब मिलेगा, बस उसी के लिए हमको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। सिंस S1C इक्वल टू S2C देयरफॉर पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट पॉइंट C इज जीरो, thus we obtain maximum intensity at point C and called central maxima। अब दूसरी बात, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P इज गिवन बाई, देखो y इक्वल टू, हम यहाँ पॉइंट P पर अब गए हैं, ये दूसरा पॉइंट हमने P लिया जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर पाथ का डिफरेंस क्या होगा, S2 से भी वेव पहुंच रही है, S1 से भी पहुंच रही है, S2 से पहुंचने वाली वेव को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, S2P माइनस S1P। दिस इज द पाथ डिफरेंस। पाथ का डिफरेंस मतलब रास्ते की लंबाई का अंतर कितना ज़्यादा, ये ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर रहा है, ये छोटा रास्ता तय कर रहा है, दोनों का डिफरेंस हमको चाहिए S2P माइनस S1P। देखो अब यहाँ से यहाँ तक की तो जो बातें हो गई सो हो गई। हमको यहाँ से अब इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, इसके लिए फार्मूला बनाना है S2P माइनस S1P के लिए। और इस फार्मूले को बनाने के 2-3 मेथड हैं। हम लोग सिंपलेस्ट मेथड से पहले करेंगे, लेकिन जो बाकी के थोड़े से डिफिकल्ट मेथड्स हैं उनको भी जान लेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि S2P माइनस S1P को कैसे हम लोग डिराइव करें, यह फार्मूला हमको कैसे मिले। तो हम लोग इसी पर फोकस्ड होते हैं। अब जरा सा इस फिगर को आप देखें कि यह एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। कौन सा बन रहा है, S1AP। दूसरा बन रहा है S2BP। देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। अब देखो अगर हम S2P की बात करें तो यह इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो ये S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से पा जाएंगे। इसी तरह से S1P की जो वैल्यू है ये भी इस पूरे ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो ये S1A और स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर ऐसे करके पा जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, S2P की बात शुरू करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल S2BP, ये बड़े बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है।
तो यस टू पी स्क्वायर इक्वल टू यस टू बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, वैल्यू रख दिया यस टू बी की वैल्यू ये डी हमने लिया है कैपिटल डी, और इसकी वैल्यू देखो यस टू बी, तो बी से लेके पी की डिस्टेंस यहाँ से यक्स है, ये डी बाई टू ये तो डी पूरी दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी हमने लिया है, तो ये इस आधे आधे में बढ़ जाएगा डी बाई टू, तो यक्स प्लस डी बाई टू ये डिस्टेंस हो गया, तो ये लिख देंगे यक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिली यस टू पी स्क्वायर की। यहीं से हम लोग चलते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, इसकी बात करें यस वन ए पी, अब इसमें देखो एस वन पी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हो जाएगा एस वन ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, यस वन ए की वैल्यू यहाँ भी वही होगी डी स्क्वायर प्लस ये ए पी की वैल्यू देखो यहाँ से ये पूरी वैल्यू एक्स है, इसमें से डी बाई टू आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू आपकी आएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी देखो x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या यस टू पी माइनस यस वन पी, तो इसमें से हम इसको अगर डिडक्ट कर देते हैं तो देखो एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको डिडक्ट करें डायरेक्ट डिडक्ट करें तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, और हम इसकी बात करते हैं कि ये कितना होगा, इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू एक्स इंटू डी बाई टू। अब इसको डिडक्ट करना है इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, ध्यान देना ये जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर होगा, लेकिन ये डिडक्ट हो रहा है इसमें से, तो इसलिए माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस टू एक्स इंटू डी बाई टू, ये वैल्यू आपकी मिली। अब इस वैल्यू में देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यस टू पी माइनस यस वन पी, और दूसरा यस टू पी प्लस यस वन पी। अब इसको भी जरा समझो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा फैक्टर में, इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो फार्मूला लगा दिया। यहाँ से आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई फोर से ये भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, देखो ये टू से टू भी कैंसिल, ये टू से टू कैंसिल, ये बचा यक्स डी, ये भी बचा यक्स डी, तो दोनों जुड़ करके हो जाएंगे टू यक्स इंटू डी। अब देखो यहाँ से जो यस टू पी और यस वन पी की वैल्यू है, अब जरा सा यहीं से अगर आप देखेंगे तो यह जो डिस्टेंस है यह बहुत ज़्यादा है, यह लगभग 2 मीटर के बराबर की डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, कुछ सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस होती है। तो अब हम लोग यस वन पी और यस टू पी दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए हम इन दोनों को डी के बराबर मान सकते हैं, दोनों थोड़े से ही डी से ज़्यादा हैं, तो हम अप्रॉक्स वैल्यू में इन दोनों को डी के बराबर ले सकते हैं, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। सिंस S1 S2 इक्वल टू 1 mm एंड D इक्वल टू 1 to 2 मीटर, कभी कभी 1.5 मीटर भी लेते हैं, तो आप देखें 1 mm और ये 1 to 2 मीटर, तो ये बड़ा फर्क आ जाता है इन दोनों में, तो वी कैन टेक S2P इक्वल टू S1P इक्वल टू D। Thus, to calculate, और डायरेक्ट लिखते हैं, thus can be taken to calculate S2P प्लस S1P। तो अब देखो S2P S1P की वैल्यू हम यहाँ से पालेंगे, देखो S2P डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं, S2P माइनस S1P, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी D प्लस D इक्वल टू 2XD। यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगी S2P माइनस S1P इक्वल टू, देखो ये 2XD तो है ही, 2XD डिवाइडेड बाई ये 2D से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या XD बाई कैपिटल D, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम दीज टू सोर्सेज।
अब यह पाथ डिफरेंस हमको मिल गया। अब हमको इसी पाथ डिफरेंस से आगे बना लेना है कि किस कंडीशन पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और कब हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी। फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा, ये होना चाहिए। हम लोगों ने फार्मूला इससे पहले डिराइव किया जहां हम लोग इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस निकाल रहे थे, तो वहां पर अब देखो एन लेमडा की वैल्यू, ये पाथ डिफरेंस है, इसका मतलब एक्स डी बाई डी शुड बी एन लेमडा। अब यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी कि x की किन किन वैल्यूज पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो देखो यहां से देखो एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, दिस इज द कंडीशन or this is the distance from the central point at which we will find central maxima। इन सभी डिस्टेंस पर, इन सभी पोजीशंस पर हमको x से, अब n की वैल्यू आपको मालूम है कि n की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाती है। तो वेयर ये भी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, n की भी वैल्यू आप लोग लिख लें, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब देखो जब 0 रखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो उस समय हमको सेंटर वाला पॉइंट ही मिलेगा, उस समय हमको कोई और पॉइंट नहीं मिलेगा, सेंटर वाला ही पॉइंट मिलेगा। उसके बाद जब हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी डी लेमडा बाई स्मॉल डी, फिर उस पर हमको मैक्सिमम मिलेगा। फिर अगर आप 2 रखेंगे तो 2 डी लेमडा बाई स्मॉल डी, फिर हमको सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये सभी पॉइंट्स वो पॉइंट हैं जहां पर हमको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगी या ब्राइट फ्रिंजेज मिलेंगे। अब डार्क फ्रिंजेज के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 लेमडा बाई 2। अब जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया है अभी अभी फ्रिंज के पाथ डिफरेंस का, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो देखो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स डी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। और यहाँ से देखें अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आपको मिल रही है, देखें 2n-1 डी लेमडा डिवाइडेड बाई 2d, ये वैल्यू आपको मिल रही है। तो इस तरह से इन सभी पोजीशंस पर हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी या डार्कनेस मिलेगा या मिनिमा मिलेगी या मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि इन जगहों पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इन जगहों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये सभी जो x पॉइंट लिया जा रहा है, x डिस्टेंस ली जा रही है, ये मीन पोजीशन से लिया जा रहा है। मीन पोजीशन का मतलब सेंट्रल पॉइंट से लिया जा रहा है। इस फार्मूले में ये ध्यान रखना है वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। इस फार्मूले में n इक्वल टू 0 भी होता है, लेकिन इस फार्मूले में n 1 से शुरू होता है, क्योंकि अगर 0 ले लेंगे तो आप सेंटर पर चले जाएंगे और सेंटर वाली तो ब्राइट होती है तो डार्क होगी ही नहीं। तो यहाँ पर ये 1 से शुरू होता है। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि हर जगह पर जहाँ भी 2 ब्राइट फ्रिंज है उन्हीं के बीच में एक डार्क है। इसी तरह से इसका उल्टा भी है कि अगर 2 डार्क है तो उनके बीच में ब्राइट है। तो फिर अब हम यहाँ से फ्रिंज विड्थ का फार्मूला डिराइव करते हैं। अब ये जो हमको मिल रहा है ये nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन हो गई। यहाँ 1 रख देंगे तो फर्स्ट मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा, थर्ड मिल जाएगा, ऐसे ही इसमें भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें अब देखो अगली चीज होती है हमको फ्रिंज की विड्थ भी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रिंज की विड्थ कैसे कैलकुलेट करें? जैसे 2 कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज हो गई तो उनके बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज। अब देखो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अब यहां से देखो फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। अब यहां समझो ये मैंने ब्राइट डार्क, ऐसे बहुत ढेर सारी फ्रिंजेज बनेंगी, मैंने 3 ही बनाए। अब किन्हीं 2 के बीच की डिस्टेंस लोगे, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम लेंगे
तो ये हमको ब्राइट वाले का विड्थ मिल जाएगा, चौड़ाई मिल जाएगी। ऐसे ही दो ब्राइट वाले की लेंगे तो एक बीच में जो इसके डार्क बन रहा है उसकी चौड़ाई आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमको किसी भी ब्राइट या डार्क फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। तो हम एक बार पहले ब्राइट के लिए कैलकुलेट करते हैं nth और n+1th लेकर के। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज इज गिवन बाई बीटा, बीटा हमने नाम दे दिया, इज इक्वल टू xn+1 माइनस xn। इसको कोई ऐसे भी कर सकता था, देखो इसको हम चाहते हैं तो xn माइनस xn-1 भी करके कैलकुलेट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, कुछ राइटर्स इसको यूज करते हैं, कुछ राइटर्स इसको यूज करते हैं। अब यहाँ से फार्मूला से आप ध्यान दें, ये nth ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, तो हमको क्या मिलेगा, nth ब्राइट फ्रिंज ये xn लिख सकते हैं। तो nth ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू n d लैम्डा बाई d है, तो n+1 की क्या हो जाएगी, यहाँ पर n+1 हो जाएगा d लैम्डा बाई d। तो अब हम इसको पुटअप करते हैं, यहाँ पर हम जब वैल्यू इसकी रखेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको n+1 d लैम्डा डिवाइडेड बाई d माइनस n d लैम्डा डिवाइडेड बाई d। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आपको मिली, देखो d लैम्डा बाई d अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है n+1 और यहाँ बचेगा माइनस n, तो n से n हो जाएगा कैंसिल, और आपको जो वैल्यू मिली वो मिली d लैम्डा बाई d। तो ये तो हो गया हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की डिस्टेंस। अब हम सेपरेशन कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज। सिमिलरली द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज इज गिवन बाई x, इसको बीटा डैश हमने ले लिया, और xn+1 डैश माइनस xn डैश, ये हम ब्राइट के लिए ये लिए थे, तो डार्क के लिए हमने ये ले लिया है। तो अब देखो यहाँ से डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हमारे पास फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, इस फार्मूले में देखो nth डार्क फ्रिंज के लिए हमने कैलकुलेट किया था, तो ये आया 2n-1 d लैम्डा बाई 2d, यह हमको मिला है nth के लिए। अब अगर हम n-1th या n+1th की बात करेंगे तो यही n की जगह पर हमारे पास n+1 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो हम लोग इससे भी कैलकुलेट करके देखते हैं। ये लिखा हमने वेयर xn डैश की वैल्यू भी हमने लिख दी कि क्या आ रही है, जिससे हमको रखने में आसानी हो। अब देखो यहाँ हम n की जगह पर रखेंगे n+1, बाकी nth वाले में तो यही वैल्यू उतार देंगे, यहाँ पर हमको n+1 रखना है। तो n की जगह जब n+1 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2n+2 हो जाएगा, रखते हैं 2n+2 -1 तो रहेगा ही, ये -1 तो रहेगा ही, और उसके साथ d लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d, ये वैल्यू आई माइनस माइनस ये वैल्यू जो हमारे पास है 2n-1 d लैम्डा बाई 2d। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, d लैम्डा बाई 2d कॉमन ले लिए, जो वैल्यू बचती है उसको रख देते हैं। देखो यहाँ से 2n+1 बचेगा, तो ये रखें 2n+1, क्योंकि इसमें से एक डिडक्ट हो जाएगा, ये -2n हो जाएगा और ये भी +1 हो जाएगा। अब देखो 2n से 2n कैंसिल, 2 हो जाएगा, और उस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। या आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ लें, देखो d लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d, और यहाँ से हो जाएगा इंटू 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो बीटा डैश मिलता है वो बीटा डैश आपको देखो मिल रहा है d लैम्डा बाई d। अब अगर हम कंपेयर करें बीटा डैश और बीटा को, तो बीटा डैश क्या है, पहले हम बीटा की बात करते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच की सेपरेशन है, मतलब ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है, दिस इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा, तो
तो और यहां पर क्या मिल रहा है, दिस इज द विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में एक ब्राइट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट डार्क फ्रिंज, लिख देते हैं। अब यहां से लिख दिया विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज और इसको लिख दिया विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब यहां से हम क्या पाते हैं, देखो फ्रॉम बीटा 1 एंड बीटा डैश वी फाइंड दैट ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज आर ऑफ इक्वल विड्थ, और इसी को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। तो ये आपकी फ्रिंज विड्थ की पूरी कहानी हुई, और ये फ्रिंज विड्थ आपको ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए भी आता है, और ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हर जगह यूज में आएगा, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी और थ्योरी में भी। इस फार्मूले से जो एक बहुत बड़ी चीज़ मिली वो ये मिली कि अगर हम फ्रिंज विड्थ पता कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू, ये डी तो ऑलरेडी नोन है, ये स्मॉल डी ऑलरेडी नोन है, तो यहाँ से लाइट के वेवलेंथ को एस्टिमेट किया जा सकता, पता लगाया जा सकता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये फर्स्ट टाइम था जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लाइट के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ को पहली बार मेजर किया गया, और इस वेवलेंथ के पता चलने से और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जिनके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि लाइट किस वेवलेंथ की वेव है। तो जब लाइट की वेवलेंथ पता चली तो वो सारे, जैसे वेव किसी कॉर्नर पे पड़ती है तो पड़ करके थोड़ा सा मुड़ जाती है, जैसे सिंपली हम लोगों ने देखा है कि आप अगर कोई दीवार है, आप यहाँ खड़े हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो आप अगर बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस तो चल ही रही है, लेकिन इस आदमी को भी सुनाई देता है। लेकिन अगर इसी जगह पर हम टार्च जलाएं तो ये आदमी नहीं देख पाएगा, क्योंकि इस तक ये चीज़ें नहीं पहुंची, इसकी साइट बिल्कुल सामने है। तो भाई साउंड वेव तो इस पर टकरा करके टर्न हो गई, लाइट क्यों नहीं टर्न हुई? तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था हाइगेंस के वेव प्रिंसिपल के लिए, जिसको ये वेवलेंथ पता चलने के बाद ये भी पता चला कि अब वेवलेंथ इतना है तो ये भी टर्न होगी, और वो बहुत कम टर्न होगी। तो जब उस रेंज में उसको टर्न उसका देखा गया तो लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी टर्न होती हुई मिली, जिसको डिफ्रैक्शन कहा गया। इसी चैप्टर में आप उसको भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि इस थ्योरी ने और भी आगे की चीज़ों के लिए रास्ते आसान किए। तो यहाँ से दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू विच वी कुड बी एबल टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहीं से एक बात और भी समझ में आती है कि अगर मान लो कि वेवलेंथ कम अधिक होगा तो ये फ्रिंज की विड्थ भी कम अधिक होगी। हम तो एक ही कलर की लाइट कोई ले रहे हैं, तो अगर हम रेड कलर की लाइट लें जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी फ्रिंज की विड्थ सबसे ज़्यादा होगी, और उसी जगह पर वायलेट या ब्लू कलर का ले लें तो हमको सबसे कम मिलेगा, क्योंकि ब्लू कलर का या वायलेट कलर का, हाँ वायलेट का, ब्लू ना कहो, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो मतलब वायलेट की अगर हम फ्रिंज बनाएं तो वो सबसे पतली मिलेगी, उसकी मतलब वो नैरोअर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसी तरह से जो ऑपरेटर्स है, जिसको ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ये जो पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर उसको उठा करके पूरा पानी में डाल दिया जाए तो फिर जो फ्रिंजेज बनेंगी उनकी विड्थ एयर में जो फ्रिंजेज की विड्थ मिल रही थी क्या उससे कम या ज़्यादा हो जाएगा? तो आपको बता दो डेंसर मीडियम में हम गए हैं तो वहाँ जाने पर तुरंत ही वेवलेंथ घट जाती है, स्पीड घट जाती है, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, तो वेवलेंथ घट गई मतलब फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगी। तो पूरा यंग्स ऑपरेटर्स को अगर हम किसी भी लिक्विड में डुबो देते हैं, पूरा इमर्ज कर देते हैं, तो वहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय सम अमाउंट, वो कुछ कम हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ में अब देखो हमारे पास जैसे पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज अभी हमने फार्मूला डिराइव किया, nth डार्क फ्रिंज का फार्मूला डिराइव किया, तो अब हम एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज चाहते हैं। तो देखो फ्रिंज की पोजीशन यहाँ से हमको मिली xn ऐसे करके, तो थीटा एन क्या होगा? थीटा एन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, जैसे मान लो कि यहाँ से कोई चीज़ इस पर बन रही है और फिर इस दूसरे पोजीशन पर बन रही है, तो यहाँ से ये पोजीशन तो हमको मिल गई xn। लेकिन अगर हम ये पूछें कि एंगुलर पोजीशन क्या है, तो एंगुलर पोजीशन इसकी होगी ये,
ये पूरा इसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये बन जाएगी आर्क और ये बन जाएगा रेडियस। यहाँ रेडियस की जगह है डी और ये पूरी वैल्यू बन गई आर्क। तो nth ब्राइट फ्रिंज की अगर हम पोजीशन एंगुलर निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो पूरा एन डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, ये हो गया एक्सन और डिवाइडेड बाई आर्क बाई ये रेडियस, ये वाला रेडियस, यहाँ भी हमारे पास ये रेडियस है। तो अब इस रेडियस से हमको इसके डिवाइड कर देना, तो ये डी से डिवाइड कर दो तो क्या बचा, एन डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी टू डी। अब ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, एन लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। ये वैल्यू आपको मिल रही है। दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो अब हम सिमिलरली n प्लस nth ब्राइट फ्रिंज की भी एंगुलर पोजीशन पता कर सकते हैं। सिमिलरली थीटा n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही n की जगह बस n प्लस 1 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। तो अब अगर हमको एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए तो क्या करना होगा, थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n, तो हमको ये विड्थ यहाँ की मिल जाएगी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल टू थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो n प्लस 1 लैम्डा बाई डी माइनस n लैम्डा बाई डी इक्वल टू, देखो लैम्डा बाई डी कॉमन ले लो तो क्या बचा, n प्लस 1 माइनस n, तो ये कैंसिल होकर के क्या हो गया 1। तो हमको क्या मिला, हमको यहाँ से मिलता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मिलती है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ स्क्रीन। इसमें कैपिटल डी कहीं नहीं आ रहा। एक चीज़ और भी देखो, इस फार्मूले को हमने ऐसे तो डिराइव कर लिया, हम एक और तरीका भी लगा सकते थे कि हमें फ्रिंज की विड्थ मालूम है और ये डिस्टेंस मालूम है डी, ये विड्थ मालूम है, ये फ्रिंज की विड्थ हमको निकाली थी हमने बीटा, तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे थीटा की वैल्यू। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता, बीटा डिवाइडेड बाई डी। और बीटा की वैल्यू जो हमको मिली थी, हम लोगों ने अभी इसके पहले कैलकुलेट किया था, देखो डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, ये थी आपकी बीटा, और डिवाइडेड बाई डी करेंगे तो भी आपको लैम्डा बाई डी मिल जाएगा। तो मतलब ये तरीका भी है, इस तरीके से भी हम लोग पा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बड़े मेथड को यूज किया इसलिए कि हमको पूरा समझ में तो आए कि हाँ क्या है, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड दिस एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ screen. It only depends on the wavelength of light or wavelength of the color whatever we are using. तो उस पर डिपेंड करता है, और इसके लिए हमें यहाँ ये नहीं ध्यान देना है कि स्क्रीन हमारी कहाँ पर रखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग यंग्स डबल स्लिट फ्रिंजेज। अब इसमें देखो जो यंग्स डबल स्लिट फ्रिंजेज हैं, इनमें इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड निकाला था रिजल्टेंट वेव का आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2, तो हमको ये फार्मूला मिला था। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी, आर मैक्स की वैल्यू होगी मिलेगी तब जब कास फाई की वैल्यू हमको 1 मिले, और आर मीन की वैल्यू जब हमको कास फाई की वैल्यू -1 मिले। तो आर मैक्स इक्वल टू आर मैक्स स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर और A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट करें, और आर मीन स्क्वायर देखो क्या होगा, आर मीन स्क्वायर इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये दो चीज़ें हमको मिली कि ये वैल्यू मिली। तो अब देखो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो भी होता है, हम लोगों को मालूम है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हम लोगों ने फार्मूला पहले पढ़ा है एम्पलीट्यूड स्क्वायर।
तो यहाँ पर आई मैक्स क्या होगा, आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो आर मैक्स स्क्वायर, हम यहाँ से इसको कहेंगे कि ये आर मैक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, या आप अगर इक्वल टू करते हैं, इक्वल करते हैं तो के ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू के होल स्क्वायर के, या के ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिली। और इसमें कहीं से कोई भी चीज़ घट बढ़ नहीं रही है। और अगर इफ ए वन इक्वल टू ए टू, देन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आई मैक्स की जो वैल्यू होगी, ये आई मैक्स की वैल्यू मिलेगी के, और ए वन प्लस ए टू दोनों एक के बराबर हो गए, तो ए प्लस ए होल स्क्वायर, या कह सकते हैं कि 4ka स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी obtained after the superposition of the two waves। अब यहीं से थोड़ा सा और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी। सिमिलरली देखो, सिमिलरली आई मीन की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर मीन के होल स्क्वायर, और ये होगा ए वन माइनस ए टू के होल स्क्वायर के, और ये इक्वल करेंगे तो के ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी इफ ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए, देन आई मीन की जो वैल्यू हमको मिल रही है वो क्या मिलेगी, के, देखो ए वन मतलब ए माइनस ए होल स्क्वायर मतलब 0, और ये जो वैल्यू मिल रही है ये पूरी कांस्टेंट ही मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा है, ये तो 0 आया, चेंज होगा नहीं। इसी तरह से ये वैल्यू भी कांस्टेंट मिल रही है। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है कि जो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट, डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी भी बिल्कुल कांस्टेंट, ये वैरी नहीं हो रहा है, और ये कांस्टेंट इंटेंसिटी की होती है, मतलब कोई फ्रिंज ब्राइट या डार्क जो हमको मिल रही है, ऐसा नहीं होगा कि वन ब्राइट फ्रिंज इज मोर ब्राइटर देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस, नहीं, सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी एक, सारे डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बिल्कुल एक और बिल्कुल कांस्टेंट। Hence, the bright fringes are all of equal intensities and dark fringes are totally dark। या हम इनको भी लिख सकते हैं कि all the dark fringes also have the same intensity। दोनों की अलग अलग होती है, ब्राइट की अलग, डार्क की अलग, लेकिन जितने ब्राइट होंगे सबकी एक जैसी, जितने डार्क होंगे सबकी एक जैसी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब ये लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा दूँ, ये आपको समझा चुके हैं। इसमें सिर्फ इतना समझना है कि जो S2P माइनस S1P या जो हम लोगों ने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है पॉइंट P पर, इसी को हम इस तरीके से किए हैं। मैंने कहा था आपको एक आधा और तरीके बता दूंगा। देखो, हमने S2P स्क्वायर निकाला इस तरीके से, हम चाहते तो डायरेक्ट S2P निकाले, ये सेकंड मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। हम चाहते तो डायरेक्ट S2P कैलकुलेट कर लेते, उसके लिए हमको क्या करना होता, ये हमारा S2P की वैल्यू आप पूरे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए, ध्यान दें। हम S2P पर आ रहे हैं। देखो, ये S2P की वैल्यू आपको मिली है, ये पूरी इतनी वैल्यू आ रही है डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर। अगर हम इसी पूरे को S2P करते तो प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 और यहाँ से ये होल स्क्वायर पावर 1/2 हो जाता। जैसे ही हम इस पर से स्क्वायर हटाते ये स्क्वायर रूट में आ जाता। अब हम यहाँ पर एक काम और कर सकते थे, हम इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनाना होगा। तो डी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो डी स्क्वायर कॉमन लो तो बाहर निकलेगा 1/2 पावर है तो ये डी हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा डी, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ये 1/d और बाकी चीज़ें बच जाएगी x प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, और इस पर पावर 1/2। अब अगर हम बायनॉमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यू हमको देखो क्या मिलती है,
यहाँ से ये वैल्यू हम पाएंगे S2P की। देखो यहाँ D ऐसे ही रहेगा और यहाँ जो बच गया 1 प्लस, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या होता है 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो अब हमको क्या करना है, इसी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस 2d स्क्वायर ये हो जाएगा और बाकी जो वैल्यूज हैं x प्लस d/2 होल स्क्वायर ये ऐसे ही रह जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास हो गई S2P की। अब अगर S2P की हमारे पास यह वैल्यू मिल जा रही है तो सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड द S1P। देखो अगर हम S1P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो S1P की वैल्यू ऐसे ही D, जो चीज़ यहाँ पर है सारी चीज़ें यहाँ भी हैं, बस चेंज क्या है ये x माइनस d/2 आपको मिल जाएगा यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस 1/2d स्क्वायर ये भी ऐसे ही आएगा और जो बच रहा है वो x प्लस यहाँ पर यही वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये चेंज हो रहा है x माइनस d/2 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर S2P माइनस S1P जैसे आपने यहाँ किया है जिस तरह से उसी तरह से आप यहाँ भी कर लेंगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक तरीका हो गया जिससे हम लोग एक सेकंड मेथड हो गया, सेकंड मेथड या कह लें इसी मेथड में एक सेकंड ट्रिक हो गई। और एक और भी ट्रिक है, एक और सेकंड मेथड है। देखो ये सारे मेथड आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप सबको रट डालें सबको समझ लें, नहीं, इसलिए कि जैसे आपको अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो अलग अलग राइटर्स मिलते हैं, तो सभी राइटर्स अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं, तो आपको किसी मेथड में कोई कन्फ्यूजन ना हो मैंने वो समझा दिया। क्यों आप दूसरा कोई रूल फॉलो कर रहे हैं तो भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको समझा। देखो यहाँ पर हम इस पर से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर देते हैं। जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ये परपेंडिकुलर बना दो यम, और यहाँ से इसको सीधा मिला देते हैं और ये एंगल बन जाता है हमारे पास, ये एंगल थीटा बन जाएगी और जो ये एंगल बनेगी ये भी थीटा ही बनेगी। बस ये इतने से हम कर सकते हैं। तो देखो जो पाथ का डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है वो y इक्वल टू, ध्यान से देखें ना, y इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि S2P माइनस, देखो S1P की जगह हम MP लिख सकते हैं क्योंकि हमने तो इस पर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, तो जितना S1P है उतना ही MP भी है। अब देखो S2P में से अगर MP घटा दोगे तो बचेगा क्या, बच जाएगा हमारे पास S2M। ये पूरी वैल्यू में से ये इतना हमने हटा दिया तो ये इतनी चीज़ हमारे पास S2M, ये इतनी चीज़ बच गई। तो अब जो है S2M हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी S2M की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, और जब हम इस S2M की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ से हमको ये वैल्यू S2M की चाहिए, S2M अगर इस एंगल से लेंगे तो इस एंगल के साइन में हमको मिल जाएगा। तो अगर हम इस एंगल का साइन ले लें तो देखो हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी S2M मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब स्मॉल d, ये वैल्यू है। और इसी तरह से ये वाला जो एंगल ट्राइंगल हमारा बन रहा है यहाँ से ये वाले, इसमें हम लोग इसका tan थीटा ले लेते हैं। तो देखो अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है x डिवाइडेड बाय ये बेस है कैपिटल D, तो ये हो जाएगा x/d। अब चूंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो हम लोग साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा कैन बी इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ से देखो साइन थीटा tan थीटा मतलब S2M डिवाइडेड बाई d इक्वल टू x/D, ये वैल्यू आपको मिले। अब यहाँ से आपको S2M की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आप यहाँ से S2M की वैल्यू आपको मिल जाएगी XD डिवाइडेड बाई कैपिटल D। और जरा सा देखो हम लोगों ने जब यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करी इसमें, तो यहाँ पर भी हमको अल्टीमेटली जो वैल्यू मिल रही थी वो वैल्यू यही मिल रही थी, XD डिवाइडेड बाई कैपिटल D।
वही वैल्यू हमको यहाँ पर भी मिल रही है XD बाई कैपिटल D। ये एक मेथड हो गया, ये एक दूसरा मेथड हो गया। इस मेथड में भी जो हमने पहले फॉलो किया, इसमें भी हमने आपको 2 मेथड बता दिए, तो आपको जैसे समझ में आएगा। वैसे सिंपलेस्ट मेथड तो वही है जो हम लोगों ने शुरुआत में फॉलो किया है, लेकिन ये सभी भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस तरह से ये हमारा इंटरफेरेंस यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको भी मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इसमें एक बात और भी समझ लो कि इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ देखते हैं। जैसे कभी फर्श पर अगर आपके कहीं भी आंगन वगैरह में अगर कोई आयली कुछ गिर गया है, तो आप देखते हैं उस पर डिफरेंट कलर्स दिखाई देने लगते हैं। वो डिफरेंट कलर्स इंटरफेरेंस से ही आते हैं। आप एक चीज़ देखते होंगे, अगर साबुन का घोल है कहीं, तो उस पर भी आपको जो उसके बबल्स बनते हैं, बबल्स पर आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। सोप के बबल्स पर डिफरेंट कलर्स, दैट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस। ये सभी इंटरफेरेंस के फेनोमेना है। बहुत सारे इस पर फेनोमेना डिपेंड होते हैं, और ये सभी ड्यू टू द इंटरफेरेंस है, ड्यू टू द सुपरपोजिशन है, और सब में यही सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। और कलर्स भी इसीलिए मिलते हैं कि जो कि जैसे हमने ये देखा कि क्या हमारी विड्थ मिल रही है, फ्रिंज की विड्थ, और कितना पाथ डिफरेंस। तो जैसे इन सब में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वेवलेंथ इन्वॉल्व है। तो अगर हम व्हाइट लाइट को इंटरफेयर कराएं, इंटरफेरेंस हो, व्हाइट लाइट को यहाँ पर भेज दें, जो दोनों हमने सोर्स लिए कोहेरेंट सोर्स, अगर उनकी जगह व्हाइट लाइट पास कराएं, तो आपको मिलेगा कि जब यह व्हाइट लाइट यहाँ से गुजरेगा तो उसमें तो डिफरेंट कलर्स हैं। तो डिफरेंट कलर्स, तो एक जगह सेंटर जो मैक्सिमम मिलेगा तो व्हाइट मिलेगा, लेकिन उसके दोनों तरफ आपको डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट विड्थ के अलग अलग पैटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे। हर एक कलर की मैक्सिमा बनेगी, हर एक कलर की मिनिमा बनने लगेगी। तो इस तरह सेंटर में आपको एक ब्राइटनेस मिल जाएगा जो व्हाइट होगा, बाकी उसके इधर उधर कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे।